गाइस हम करने वाले हैं क्लास 9 के साइंस है और ये आपका केमिस्ट्री से है, यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपके टर्म 1 एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मॉडल के अलावा अगर ये क्वेश्चंस को आप करते करते जा रहे हैं, इसमें आपका जो है 30+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेंगे बिल्कुल एज इट इज़ जो है यहाँ से आपको उठा के देगा। एक भी क्वेश्चन जो है आपका छूटेगा नहीं। ये मैं आपसे इतना तो क्या कर सकती हूँ, वादा कर सकती हूँ कि एक भी क्वेश्चन जो है आपका छूटेगा नहीं। तो यकीन मानो और वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल सब्सक्राइब करना और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके चैनल को शेयर करना और वीडियो को दोस्तों तक भी पहुंचा देना। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या बोला है। और पहले हम चैप्टर को देखते हैं। पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। यहाँ पर आपको दिया है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी पदार्थ का मतलब क्या होता है। तो मैं बता दूँ, पदार्थ यानी वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरता है और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं पदार्थ, यानी मैटर कहा जाता है। तो एग्जैक्टली आपको सही सुनाई दिया कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरता है और जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो आप बोलोगे क्या हम लोग हवा को पदार्थ बोलेंगे? ऑफ कोर्स बोलेंगे हवा, क्योंकि आपने गुब्बारे को देखे होंगे। अगर जब हम हवा नहीं भरेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा। अगर इसमें हम ऑक्सीजन गैस भर देंगे यानी कि हवा भर देंगे, तो ये गुब्बारे जो है कुछ इतना बड़ा आपका बन जाएगा। तो ये स्थान भी घेरता है एवं आकार भी चेंज हो जाता है, साथ ही साथ इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो वैसे चीज़ों को ही हम लोग कहते हैं पदार्थ। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पदार्थ है, यानी इसमें से पदार्थ कौन है? स्नेह, गंध, घृणा या वायु। तो मैं बता दूं यहाँ पर स्नेह मतलब प्रेम। प्रेम कोई जगह घेरता है या उसका कुछ द्रव्यमान होता है? नहीं होता। गंध यानी कोई चीज़ अगर स्मेल आ रहा है तो ये भी कोई इनका कोई द्रव्यमान नहीं होता, इसलिए ये पदार्थ नहीं है। घृणा, आप इससे घृणा करते हैं तो ये भी आपका जो है द्रव्यमान नहीं बता पाएगा। इसका मतलब ये तीनों के तीनों पदार्थ नहीं है। अगर यहाँ पे बात करें वायु, क्या वायु को स्थान घेरता है? तो मैं बता दूं हाँ घेरता है। आपने कभी ट्राई किया है एक खाली बोतल को पानी में, यानी कि जैसे नदी पानी या तालाब में या फिर बाल्टी का पानी में आप सीधे डुबाएंगे, यानी खुली साइड आप ऊपर नीचे कर देंगे और सीधा उसको डुबाने का प्रयास करेंगे, पानी भरने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हवा भरा हुआ है, जो जगह मतलब बोतल को हवा से भर दिया गया है, यानी अब तो पानी घुसेगा नहीं। अगर आप उसको थोड़े से टेढ़े करेंगे तो पानी में बुलबुले आते हैं, मतलब हवा निकल जाती है और पानी घुसते जा रहा है। सो गाइस ये स्थान भी घेरता है। वैसे तो बात करें आप साइकिल या मोटरसाइकिल जो भी है, बाइक वगैरह, आप उसमें हवा भरते हैं ना ट्यूब में, तो ये भी क्या है? जगह घेरता है। आपका वजन भी झेल लेता है, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है गाड़ी का टायर वगैरह में। तो हम कह सकते हैं वायु जो है एक प्रकार से पदार्थ है। ओके, फिर आगे बोला निम्न में से कौन पदार्थ है? गंध, ठंडा या प्रेम या ठंडा। पे मैं बता दूं यहाँ पर ना गंध पदार्थ है, ना ठंडा पदार्थ है, ना प्रेम पदार्थ है। तो पदार्थ क्या है? ठंडा पे। ठंडा पे यानी कोल्ड ड्रिंक। ओके, ये पदार्थ है क्योंकि इसका द्रव्यमान होता है, जगह भी घेरता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पदार्थ है? कृषि, विचार, शीत या गंध। तो मैं बता दूं यहाँ पर आपका विचार ये भी पदार्थ नहीं है, शीत भी पदार्थ नहीं है, गंध भी पदार्थ नहीं है। तो कुर्सी हमारा पदार्थ है क्योंकि आप कुर्सी को छू सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और वो जगह भी घेरता है। तो हमारा यही सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? अब इसमें पदार्थ नहीं उसको चुनना है। वैसे हवा भी पदार्थ है, जल भी पदार्थ है, भोजन भी पदार्थ है, लेकिन स्नेह यानी प्रेम करना ये पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट है दूध। दूध क्या है? द्रव है, ठोस है, गैस है या बीईसी है। तो मैं बता दूं यहाँ पर दूध जो है वे एक द्रव है, ठीक है, लिक्विड है, क्योंकि इसको अगर ज़मीन पे गिराएंगे तो ये फैल जाएगा, जिस बर्तन में रखेंगे उसका आकार ले लेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं द्रव। ठीक है, नेक्स्ट है गैसों में विसरण का एक उदाहरण दे। गैस में विसरण का एक उदाहरण हमें देना है। इत्र के सुगंध का हवा में फैलना या स्याही का पूरे पानी में फैलना या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं इत्र का जो स्मेल है वो हवा में फैलना, यही गैस में विसरण का एक एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्रवावस्था में निम्न में द्रवावस्था में कौन निश्चित होता है, यानी क्या निश्चित होता है द्रव अवस्था में? जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, आपका दूध हो गया वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो मैं बता दूं क्या पदार्थ में द्रव में
आकार मतलब निश्चित होता है? बिल्कुल नहीं। यानी कि ये मान लिया एक कटोरा है, इसमें हमने पानी रखा, तो क्या पानी ऐसे थोड़े है कि ऊपर जाएगा? नहीं ना, जैसे आकार है वैसे ही पानी भी फैल जाएगा। और पानी को छोड़ के अगर हम इसको गिलास में डाल देंगे तो ये बिल्कुल गिलास के आकार का लेगा। अगर हम इसको बाल्टी में डाल देंगे तो ये बाल्टी के आकार का लेगा। अगर आप इसको बॉटल में डाल देते हो तो पानी जो है बॉटल के आकार का ले लेगा। मतलब ये तो निश्चित नहीं होता, वेग भी निश्चित नहीं होता, घनत्व भी निश्चित नहीं होता। और बता दें यहाँ पर आयतन जो है बिल्कुल निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित होता है? अनिश्चित। यहाँ पर घनत्व भी निश्चित होता है, आयतन भी और द्रव्यमान भी, लेकिन आकार जो है ये अनिश्चित होता है, यानी आकार हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? किस अवस्था में अणु के बीच की जो ऊर्जा है सबसे ज़्यादा होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूँ, गैस में सबसे ज़्यादा अणुओं की ऊर्जा होती है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं, अणुओं की ऊर्जा सबसे कम ठोस में और सबसे ज़्यादा गैस में होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के किस अवस्था में अंतर आणविक बल प्रबलतम होती है? यानी सबसे ज़्यादा अंतर आणविक, यानी खींचने की क्षमता जो सबसे ज़्यादा होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूँ, यहाँ पर ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। आपने कभी ठोस पदार्थ लकड़ी को टुकड़ा करने का कोशिश करा है, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा उसमें एनर्जी देना पड़ता है तब जाके वो टूटता है। लेकिन द्रव आसानी से होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आसानी जो है गैस में होता है, इसीलिए इसके अंतर आणविक बल सबसे कम गैस में होता है और सबसे अधिक ठोस में होता है। इस चीज़ को भी करेंगे क्योंकि इन दोनों में से कोई ना कोई आपको पूछेगा। नेक्स्ट, निम्न में किस में कणों की अधिकतम गति होती है? किस में कणों की जो है अधिकतम गति होती है? ठोस में, द्रव में, या गैस में? मैं बता दूं कि इसमें सबसे ज़्यादा होती है गैस में, क्योंकि ये हमेशा अंदर में क्या होता है, गतिशील रहता है और काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है। नंबर क्वेश्चन है गाइस, जिसमें बोला है कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। गैस के कणों के बीच कैसे आकर्षण होता है? अधिक, कम, अत्यधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं, गैस में कोई भी आकर्षण बल नहीं होता है, तो हमारा आंसर होगा बहुत कम या नगण्य है मानव। आपने गैस सिलेंडर वगैरह देखे होंगे ना, या फिर मतलब आप साइकिल से आते जाते हैं, स्कूटी से आते जाते हैं, तो कभी लीक उक हो जाता है तो हवा वहाँ पर नहीं रहता है, क्योंकि उनके पास जो है आकर्षण करने की क्षमता है ही नहीं। या फिर गैस सिलेंडर की बात करें तो अगर गैस सिलेंडर लीक उक हो जाता है, पाइप वगैरह, तो गैस अपने आप निकल जाती है, क्योंकि वो उनके बीच आकर्षण बल है ही नहीं, बस इसी वजह से। सो हम कह सकते हैं गैसों में मतलब आकर्षण बल जो है, कणों के आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा कम होता है, नगण्य के बराबर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं, जब हम गर्म करते हैं तो गैस का आयतन जो है वो बिल्कुल बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक कितना होता है? यानी जल मतलब किस अवस्था पर क्या हो जाता है, मतलब वाष्पीकृत होने लगता है, यानी क्वथनांक होने लगता है, तो वो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो जल का क्वथनांक आपको याद रखना है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे बोला शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो देखिए यहाँ पर शुद्ध जल का क्वथनांक 173, 273, 373, या इनमें से कोई नहीं? तो शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो 373, जैसे बरसात का पानी वगैरह शुद्ध जल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, बर्फ का गलनांक, यानी कितने डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जो है पानी का रूप धारण कर लेता है? तो आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक। ये तो बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है, और ये दिया है बर्फ का गलनांक। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, और इसी को कहा जाता है 273 केल्विन। तो इन दोनों में से आपको जो भी दे, अगर आपको 0 डिग्री दिखता है तो इस पर टिक मारेंगे, अगर 0 छोड़ के आपको 273 दिखता है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है? 273, यानी 0 डिग्री सेल्सियस, इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहते हैं, आखिर क्यों, क्या रीजन है? तो यहाँ पर बोला जल से भारी होता है इसीलिए, या बर्फ और जल का घनत्व समान होता है इस वजह से तैरता है, या बर्फ जल से हल्का होता है इसलिए, या बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है? तो मैं बता दूं, जब आप ओला वाला बरसात होता है बर्फ वाला, तो आपने देखा होगा बर्फ के पानी के ऊपर जो है बर्फ तैरता है, तो इसका मेन रीज़न है कि बर्फ जल से हल्का होता है, इस वजह से वो पानी में तैरता है। नेक्स्ट 273 केल्विन तापक्रम बराबर होता है, यानी तापक्रम, इसमें से हमें क्या करना होता है, अगर हमें के से सी में कन्वर्ट करना है तो हमें 273 को माइनस करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम के से सी में कन्वर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है 200 केल्विन, अगर इसमें से हमें सेल्सियस में बदलना
बदलना है तो हमें 273 को चेंज करना है, 273 को माइनस करना है। तो अगर हम 200 में 273 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 73 और माइनस में, क्योंकि 200 से 273 ज़्यादा है तो ये इतना डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर दिया 300 केल्विन पर तापक्रम में बदले। तो केल्विन से अगर हम तापक्रम में बदलेंगे तो हमने अभी अभी क्या जाना है, इसमें से माइनस करेंगे कितना 273 को। अगर 300 में से 273 को माइनस करेंगे यानी 0 में 10 में 3 गया 7 और यहाँ पर 9 बचा है, 9 में 7 गया 2 यानी 27 डिग्री सेल्सियस होगा और हमारा आंसर बिल्कुल 1 नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है 573 केल्विन को तापक्रम में बदले यानी सी में बदले। तो यहाँ पर 573 माइनस 200 और 273 तो ये बन जाएगा केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 3 में 3 गया 0 और 7 में 7 गया 0 और 5 में 2 गया 3 यानी 300 डिग्री सेल्सियस जो है ये हमारा आंसर सही होगा और ये ऑप्शन नंबर 3 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए अब यहाँ पर आ गया 10 डिग्री सेल्सियस। अब हमको क्या करना है केल्विन में बदलना है और हमें मालूम है अगर हमें केल्विन में बदलना है तो 273 को क्या करना है जोड़ना है, यानी हमें केल्विन में जब भी केल्विन मतलब कि सेल्सियस से केल्विन में बदलेंगे तो 273 जोड़ेंगे और केल्विन से सेल्सियस में बदलेंगे तो 273 माइनस करेंगे, बस इतना ही इसमें फंडा है। तो यहाँ पर 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, 3 और 1 हो गया 4 यानी 241। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 10 डिग्री प्लस 273 तो 0 और 3 कितना होता है 3 और यहाँ 1 और 7 कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 2 यानी 283 डिग्री 283 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस को तापक्रम में बदले यानी हमें केल्विन में बदलना है। तो 25 प्लस 273 तो ये हो जाएगा 5 3 8 7 2 9 और इधर 2 यानी 298 हमारा आंसर हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर किस पर है 3 पर है ये। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी सेम चीज़ें यहाँ पर दिया है सी से के में बदलना है। तो हमें तो मालूम है 373 माइनस 273 सॉरी इसमें प्लस करना पड़ता है क्योंकि हम सी से के में बदलेंगे तो प्लस करते हैं। तो 3 3 कितना हो जाएगा 6 7 7 14 का 4 और 5 2 3 5 और 1 6 यानी 646 केल्विन हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर 4 पर आंसर होगा हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर से बोला गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है, विसरण की वजह से, संलग्न या द्रवन। तो आंसर हो जाएगा ये विसरण की वजह से फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो जब 0 डिग्री की सेल्सियस पर मैं बता दूं जल की भौतिक अवस्था जो है वो ठोस में रहती है। ठीक है, ठोस अवस्था से वो गैस पानी में बदल जाता है तो उसका 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कप की अपेक्षा प्लेट में चाय का तापमान क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कप की अपेक्षा प्लेट में चाय जो है चाय का तापमान कम होता है। क्यों, मैं बात करती हूँ आपसे। जब आपको गर्मा गर्म चाय दी जाती है प्लेट कप में, तो कप में आपको चाय दी जाती है तो उसमें थोड़ा गर्म होता ही होता है और आपको काफ़ी लेट लगता है चाय पीने में। अगर उसी जगह आप प्लेट का यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर आप चाय देते हैं तो इसमें क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है और इसमें क्षेत्रफल कम है जिस वजह से वो जल्दी से ठंडा नहीं होता है। और प्लेट आपका जो है क्षेत्रफल ज़्यादा है तो काफ़ी जो है अधिक मात्रा में ठंडा हो जाता है, यानी ज़्यादा हो जाता है। तो वही चीज़ हमें बोला है कि कप की अपेक्षा प्लेट में चाय का तापमान क्या होता है कम होता है, यानी कम वो गर्म से ठंडा हो जाता है, बस इसी वजह से क्षेत्रफल ज़्यादा है, यही रीज़न होगा। नेक्स्ट है 225 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। अगर मैं बता दूँ जल की जो गलनांक बिंदु है या क्वथनांक है उसको हम लोग बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस मतलब क्वथनांक होने लगता है। और मैं बता दूं अगर इसमें 100 यानी 150 और मिला देंगे तो ये आपका जो गैस है जल है वो किस अवस्था में बदल जाएगा, गैसीय अवस्था में, यानी वो भाप बनकर उड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहा जाता है। तो गैस जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है और आपने सुना होगा समुद्र का पानी या तालाब का पानी धीरे धीरे या नदी का पानी का जो स्तर है वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है, यानी कम होते जाता है। तो वो धूप की वजह से पानी वाष्प के रूप में चला जाता है और वाष्प के रूप में जब ऊपर वायुमंडल में चला जाता है और वायुमंडल इतना ज़्यादा ठंडा होता है जिस वजह से वो बादलों का निर्माण कर लेती है।
तो गैस का जो बादलों में निर्माण होना, इसी को कहा जाता है संघनन। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? संघनन। तो हमारा आंसर होगा संघनन। नेक्स्ट है, ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन, जमना, वाष्पन या उद्वारपतन। तो मैं बता दूं, ठोस से जब सीधे गैस में बदल जाता है तो उसको कहा जाता है उद्वारपतन। बाय चांस मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप जब कपड़े में कपूर वगैरह आप तो सुने होंगे ना, कपड़े में लगाते हैं, कोई कोई लगाता है जैसे कीटों से बचाने के लिए, तो कपूर को लगाया जाता है कपड़े में। आप देखेंगे कुछ दिन के बाद इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, और कुछ दिन के बाद, थोड़े दिन के बाद वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। यानी ना तो ये पानी में बदला, पानी से सीधे एक किस अवस्था में बदला? आपका गैस अवस्था में बदला। तो सॉरी, यहाँ पर ठोस से पानी में बदले बिना सीधी गैस अवस्था में बदल जाती है, और इसी को कहा जाता है उद्वारपतन। 32 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला द्रव से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जैसे हम लोग, आप देखे होंगे खाना बनाते हुए, चाय बनाते हुए, तो आपने देखा है कि द्रव से वाष्प यानी धुआं निकालते हुए, तो इसी की प्रक्रिया को ही कहा जाता है वाष्पन। जब पानी से भाप बन जाता है, इसी को वाष्पन की प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था द्रव ही रहता है। इतना गर्म पर वो पानी पानी ही रहेगा, कुछ नहीं होगा इसका। ठीक है, और यहाँ पर बोला 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है वो धीरे धीरे धुआं यानी वाष्प बनकर उड़ने लगते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था वाष्प होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या होता है? तो शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल वाष्प संघनित होता है तो क्या होता है? या ऊष्मा अवशोषित करती है, या ऊष्मा उत्सर्जित करती है, या उसका ताप बढ़ जाता है, या उसका ताप घट जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उसका ताप घट जाता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह देता है? कौन सा कपड़ा? ठीक है, पॉलिस्टर, सिल्क, सूती या सिंथेटिक। तो हमारा आंसर हो जाएगा सूती कपड़ा। क्यों? क्योंकि सूती कपड़ा जो है ये मतलब कि पसीना को सूखने का सबसे मतलब बहुत जल्दी सूख लेता है, और हमें ठंडा महसूस होता है, तो गर्मी में आराम देने के लिए सूती कपड़ा पहनना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट है, निम्न में किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है? आपने देखा है कि आजकल का मौसम में लोग घड़े में जल रखते हैं, आखिर क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। आपने कभी घड़े में मतलब घड़े से पानी में कुछ बुलबुले निकालते हुए देखेंगे छोटे छोटे, तो ये पानी को क्या कर लेती है? सोख लेती है, मतलब उसके अंदर, और आसपास के जितने भी तापमान है उसको भी सोख लेती है, और वो ठंडा में महसूस करती है। तो पानी जो है वो अपने आप क्या हो जाता है? वाष्पीकृत हो जाता है, और वाष्पीकरण की वजह से घड़े का पानी जो है वो बिल्कुल ठंडा हो जाती है। तो गाइस, हमने चैप्टर 1 का यानी फर्स्ट का हमारे आसपास के पदार्थ का जितने एग्जाम में आने लायक है, इसमें हमने 30+ क्वेश्चंस को ऑलरेडी हमने कर लिया। अब सेकंड चैप्टर का करेंगे, और सेकंड में आपका सेकंड चैप्टर तो सिलेबस से आउट है, वो तो हमारा थर्ड चैप्टर होगा। अभी थर्ड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है गाइस, ये आपका सिलेबस में है, और यही चैप्टर से आपको केमिस्ट्री से पूछा जाएगा। 2 ही चैप्टर, पहला और तीसरा। तो यहाँ पर बोला, जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होता है? तो मैं बता दूँ, हाइड्रोजन और H2 ही तो जल है, जल का सूत्र। और H2 यहाँ पर H की परमाणु संख्या 2 है, और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है। और मैं बता दूँ, इसका जो द्रव्यमान है वो भी 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। अगर इसका हम अनुपात करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो ऊपर हो जाएगा H2 यानी 2, और नीचे हो जाएगा O, और ऑक्सीजन का 16 होता है। 2 एकम 2, 2 8 16, यानी 1:8 में आंसर हमें देखने को मिलेगा, और ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर है इसके अनुपात का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में अप्रयुक्त तत्व के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसमें परमाणुओं की संख्या बताया है, तो H2 और O है ना, तो परमाणु की संख्या H के कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन की 1। अगर इसी का हमें अनुपात करना है तो 2:1 होगा। ठीक है, ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, परमाणुओं की संख्या का अनुपात। नेक्स्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन की भार का अनुपात क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड में, ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला है? कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होगा? तो हमारा आंसर हुआ कितना? 15, और 5:2। ठीक है, और नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर दिया है, अमोनियम के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के भार का अनुपात क्या होता है? तो मैं बता दूँ, यहाँ पर अमोनिया यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं NH3, ठीक है, या HNO3 NH3 होगा,
ठीक है, अमोनिया, और ये 14। एन का कितना होता है द्रव्यमान, तो एन का 14 होता है, और हाइड्रोजन इसमें कितना होता है 3, तो हाइड्रोजन की संख्या 3 हो जाएगी। और इसका अनुपात अगर हम देखेंगे तो 14:3 होगा, और ये ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CO2 के एक अणु में कार्बन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है। तो CO2 में यानी कार्बन और ऑक्सीजन का जो भार होता है वो कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3:8 होगा। ओके, ये होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या क्लोरीन, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्गन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा तत्व बहुपरमाणिक है, तो सल्फर है, क्योंकि ये 8 भी होता है, 1 भी होता है। ठीक है, सल्फर का, तो ये बहुपरमाणिक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन तत्व द्विपरमाणिक है, आर्गन, फास्फोरस, सल्फर या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन द्विपरमाणिक के होते हैं, तो ऑक्सीजन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन तत्व द्विपरमाणिक है, इसमें से हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन या हीलियम, तो आंसर हो जाएगा हमारा हीलियम। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो साधारण नमक का NaCl होता है, या Cl, Cl2, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो हमारा साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है ये NaCl इसका सूत्र होता है। जल का सूत्र क्या होता है, तो जल का सूत्र H2O होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर का आणविक सूत्र क्या होता है, तो सल्फर का आणविक सूत्र S8 होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड बोलो या अम्ल बोलो, तो इसका सूत्र होता है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोला बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो खाने वाले सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3, ये हमारा सूत्र होता है खाने का सोडा का। ठीक है, नेक्स्ट है अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र फर्स्ट नंबर ये होता है NH4 होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। MgCl2 इसीलिए होता है, Mg जो है ये दो चीज मतलब दो चीज़ों को त्याग करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को दान देता है, और ये क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। बस इसी वजह से बैलेंसिंग करना आप जानते होंगे सूत्र बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। नेक्स्ट है फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो फेरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2CO3। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड का बोला, सोडियम ऑक्साइड का होता है Na2O होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है CaOH2। नेक्स्ट है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा मतलब 4 गो क्लोराइड होगा, और ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड 4th नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, तो सोडियम सल्फाइड का सूत्र होता है Na2S। और यहाँ पर बोला हमें अमोनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो एल्यूमिनियम, अमोनियम नहीं, क्या है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है Al2O3 होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और कैल्शियम ओनली 1 को क्या करता है लेता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सूत्र ऐसे ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में उपस्थित तत्व के नाम बताओ, तो जल में क्या क्या उपस्थित होता है H2O, तो H यानी हाइड्रोजन और O यानी ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला बुझा हुआ चूना में उपस्थित तत्व के नाम क्या होंगे, तो कैल्शियम एवं ऑक्सीजन, या कैल्शियम ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, या केवल कैल्शियम या ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बुझा हुआ चूना में कैल्शियम, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में बोला निम्न में सोडियम तत्व का प्रतीक क्या होता है, तो सोडियम का प्रतीक जो है वो Na होता है। ठीक है, और यहाँ पर दिया है Na तत्व का संकेत क्या होता है, सोडियम, ये सोडियम का ही तो Na होता है। और यहाँ पर बोला H2S में अणु कितने होते हैं, H2S में अणु देखो अणु कितना है, हाइड्रोजन का 2 और S का 1, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 2 और 1 3, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें 3 है, तो हमारा 3 ही होगा। नेक्स्ट है PO3-4 का आयन में परमाणु विद्यमान है, कितने परमाणु विद्यमान है, तो यहाँ पर बता दूं मैं P का कितना है 1 और O का 3 है, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 4 है, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 यानी 3rd नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के 1 ग्राम आणविक द्रव्यमान में कितने अणु होते हैं, तो कितने होंगे 6.02 × 10⁻23, इसी को अवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है, यानी ये आंसर हमारा
करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की परमाणुकता क्या है? तो ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है? 2 है। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा परमाणु द्रव्यमान इकाई के लिए मानक रूप में लिया जाता है? यानी ऑक्सीजन को हम 2 O2 लिखते हैं, इसीलिए इसकी परमाणुकता 2 होंगे। आगे ये दिया है तो द्रव्यमान इकाई के लिए मानक रूप है कार्बन 14, कार्बन 12 या कार्बन 14 या ऑक्सीजन 16 या हाइड्रोजन 1। आंसर हो जाएगा कार्बन 12 को माना जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर हमें दिया है क्या दिया है? एक परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं किसके बराबर? 1/16 ऑक्सीजन परमाणु के बराबर, या कार्बन 12 का 1/12वां भाग, या हाइड्रोजन गैस एक परमाणु का द्रव्यमान, या कार्बन 14 का 1/12। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कार्बन 12 का 1/12वां भाग। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु से कितने गुने होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 4/3 गुना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया प्रकृति में ऑक्सीजन गैस के किस रूप में उपस्थित होते हैं? अणु के रूप में, परमाणु, आयन, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं अणु के रूप में जो है प्राकृतिक गैस मतलब ऑक्सीजन गैस जो है इस रूप में पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का, प्रकृति में उत्कृष्ट गैसों के किस रूप में उपस्थित होता है? तो प्रकृति में उत्कृष्ट गैस जो है ये परमाणु के रूप में पाया जाता है। और हमने 3rd चैप्टर का भी कर लिया। आपको केमिस्ट्री से इतना ही पूछा जाएगा, उसके बाद आपको फिजिक्स से 3 चैप्टर का पूछा जाएगा और बायोलॉजी से 2 चैप्टर। इसका भी क्वेश्चन आपको मिलेगा इसी चैनल पर। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलें। और वीडियो और भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।